ठीक है, वापस रिज्यूम करते हैं क्लास। केवल क्वेश्चन बोल देना है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो 7th जेपीएससी का पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो पहले तो ये बताइए कि ये एकात्मक तत्व क्या है संविधान के हिसाब से। एकात्मक तत्व क्या है संविधान के जिस पे अधिक बल दिया जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और संघीय तत्व गौण है? गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्री को चला रही है, वो एकात्मक है। जब आप यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा स्टेट्स आते हैं ना, ठीक है। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात करना है कि वो सिंगल क्या है, एकात्मक तत्व क्या हो जाता है। फिर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगला आप लोग सोचिएगा, ठीक है। सर यहाँ बोला संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। हाँ सर ये कब होती है, स्थिति पूछ रहे हैं हाँ सर। आपातकाल के समय, बिल्कुल। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कैसे? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। हाँ बताइए ना, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कैसे। राष्ट्रीय आपातकाल के समय या राष्ट्रपति शासन के समय? राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी राष्ट्रपति शासन के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो पूरा का पूरा देश पे आ जाता है ना, ठीक है। सर संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भी तो एकात्मक तत्व पर किया जाता है। ये कोई एक बार में एक कहिए। अगर नागरिकता के बारे में भी बोला जाए तो उसमें भी वो एकात्मक रूप से वो भी एकात्मक तत्व ही होगा। फिर दूसरा न्यायालय के तौर पर कि अगर बहुत सारा न्यायालय अगर मतलब किसी फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें जजमेंट कर दिया कि हाँ ये मतलब इसमें यही न्याय होगा, तो उसके खिलाफ जो और न्यायालय बोल नहीं सकता है। तो ये वाला भी हो सकता है। तो फिर हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाँ, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो कि न्यायालय आप देखें तो कोर्ट के जरिए से वो एकात्मक वहाँ पे है, ठीक है। हाँ, शासन, हाँ वही राष्ट्रपति शासन। नहीं, आपातकाल पे थे आप। हाँ सर, वो तो हो गया। दूसरा सर, केंद्र स्तर पर कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट, वो भी एकात्मकता की ओर ध्यान दिखाता है। और संघ सूची, समवर्ती सूची में अगर कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट वाला हावी हो जाता है, तो वहाँ भी दिखता है कि एकात्मक भाव है थोड़ा। हावी तब होता है जब समवर्ती सूची से राज्य कोई ऐसा कानून बनाए और केंद्र भी उसी प्रकार का कानून बनाए, तब हावी होगा ना। ऐसे कानून तो दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक है। इसके जगह आप ये कह दीजिए कि राज्यों को लिमिटेड जगह पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वो सब जगह पे कानून नहीं बना सकते हैं। एक आर्टिकल वाइज एक मेजर एग्जांपल देते हैं आपको। आर्टिकल 3 क्या है? ये एकात्मक है कि नहीं? प्योर एग्जाम्पल है, जहाँ पे कि कोई राज्य चाह के भी अपना नाम नहीं बदल सकता है, उसी लिए उसको परमिशन चाहिए, वो है। और कुछ? एक चीज और ध्यान रखिए, एकात्मक में एक और है कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पे है। अब गोवा की कोई गलती नहीं है कि उसकी जनसंख्या कम है, और उत्तर प्रदेश की कोई बहादुरी नहीं कि उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको यदि बैलेंस करने का कोई उपाय हो तो ये एकात्मक वाली प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और कोई एग्जांपल? राज्य स्तर पर सर्वोच्च प्रशासन केंद्र नियुक्त करता है, जैसे सचिव, हाँ, आप इसे कह सकते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस काम तो करते हैं स्टेट में, लेकिन इनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया, इनको डिसमिस करने की प्रक्रिया जो है वो केंद्र सरकार के पास है। एकात्मक, बिल्कुल। एकात्मक शासन में एक और आते हैं, वो है गवर्नर। गवर्नर भी केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य को दिए जाते हैं। ये अलग बात है कि
ऐसा लिखा हुआ है कि राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन फैक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सीधा एक नोटिफिकेशन निकलता है, ये गवर्नर हो गए। और इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन भी है, एकात्मक शासन का एक एग्जाम्पल है। और कोई नागरिकता तो इन्होंने बोला है, जो हो गया उसको रिपीट नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट भी बोला गया है, हाँ, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो ये सब आप एकात्मक सूची के बारे में बात तो कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो संघ के लिए आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब बैलेंस करना पड़ेगा कि एकात्मक में ये श्रेणियाँ हैं, संघ के साथ ये होता है, तो क्यों, क्वेश्चन क्या है, हाँ, एकात्मक तत्वों पर अधिक बल इसलिए दिया जाता है। अब संघ की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे पूरे स्टेट्स को मिलकर के जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है उसकी बात हो जाती है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये पावरफुल हो जाए, ठीक है। अभी अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो जाए पूरे इंडिया में तो वो प्रॉब्लम में है, ठीक है, यानी कि विपक्ष ना हो तो प्रॉब्लम में हो। आप अनुमान लगाइए, एक उस समय की बात, इंदिरा गांधी से थोड़ा पहले की बात कर लीजिए, जब केंद्र में लगभग 400 के आसपास एमपी कांग्रेस के होते थे, 410-15 तक गया हुआ है, वहाँ तक कांग्रेस का था। और जितने सारे राज्य थे उसमें लगभग एक केरल को छोड़ के पहला कम्युनिस्ट स्टेट वही बना था, उसके अलावा लगभग हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी। आप एक भी उस समय के सीएम का नाम याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र कभी नहीं चाहती थी कि उसके राज्य की इकाई इतना पावरफुल हो जाए कि ऊपर में प्रॉब्लम हो। सेम प्रॉब्लम हर समय होती है सरकार में, ऐसा नहीं है कि केवल उसी समय था, आज भी हर कोई चाहता है कि लोग मुझे ही पहचाने, मेरे नाम पे पार्टी चले। आज नवीन पटनायक जी, हमें 1000 साल जिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पार्टी वाइज के देखिए, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, राज्य की आपकी पार्टी 2-2 है, लोकल पार्टी, उसका नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी, ये ऐसे जो सिंगल हेडेड पर्सन है, पार्टियां जो चला रहे हैं, या एक अम्ब्रेला अपने नाम का रख लिए हैं, उसके अंदर पूरा पार्टी चल रही है, ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के जो अपना स्ट्रक्चर है ना पॉलिटिकल, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कोई उनके अंदर में और ऐसा है ही नहीं जो उनके नाम के अलावा पार्टी को चला पाए। तो एकात्मक शासन यहाँ पे प्रॉब्लम करती है। अगर केंद्र सरकार का भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये कर रहा हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे साथ चलेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एकात्मक शासन में अगर 368 का काम करना हो, यानी कि संविधान संशोधन, तो वो भी एकात्मक का ही स्वरूप है। क्यों यूनियन के तौर पे राज्य को ये पावर दिया जाए कि संविधान संशोधन में आप इंडल्ज हो जाइए? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन है ना पावर का। पावर यदि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तब तो ठीक है, टॉप टू बॉटम, लेकिन यहाँ पे अगर पावर इसको इतना पार्ट को दे दिया जाए कि तुम अपना काम खुद कर लो, तो ये क्यों इसकी बात को समझेगा? इसीलिए पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप पीए में आएंगे, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पढ़ेंगे, तो इसके लाभ हानि भी देखना पड़ेगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आप देखिए, तो यहाँ पे यदि केवल और केवल एक व्यक्ति को पावर मिल गया है, ठीक है, जो यहाँ से गाइड हो रहा है, ये बीच में किसी के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये किसी का भी सम्मान नहीं करेगा, ये सीधा रिपोर्ट करेगा इसको। या फिर ऐसा संभावना नहीं होती है, लेकिन कल वाला याद कीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट है और एक केबल ऑफ मिनिस्टर स्टेट है जो पीएम को रिपोर्ट करते हैं। ये हो सकता है कि पॉलिसी मेकिंग में कैबिनेट में जाते होंगे, लेकिन डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करने वाला भी मिनिस्टर यहाँ है, और इसी के साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर है, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये पीएम को करेगा, ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, इंडिपेंडेंट वाला यहाँ करेगा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट को करेगा। तो इसको नहीं लगेगा कि हम डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर एक मंत्री है, तुम मंत्री से पीएम तक जाते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए सिस्टम बनाया गया है। एकात्मक शासन कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके पास भी वो एब्सोल्यूट पावर होगा वो उसका मिसयूज ज़्यादा कर सकता है। यूज तो कर ही रहा है, क्योंकि मिसयूज भी यूज का एक टाइप ही है, तो उसको मिसयूज ज़्यादा कर सकता है।
तो कभी भी सिंगल पावर किसी के पास ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि यूनियन वाला ही ज़्यादा काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी यूनियन में बैठा हुआ है वो सिंगल पावर के लिए काम कर रहा है। और इसके जो चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है कि अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, तो आपको बताना होगा संविधान संशोधन जैसी प्रक्रिया, आपको बताना होगा न्यायिक प्रणाली जैसी समस्या, आपको बताना होगा कि एक स्टेट चाह के भी झारखंड अपना नाम अपने नज़र से नहीं बदल सकता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, पश्चिम बंगाल, यदि इस स्टेट के पास इतना कैपेसिटी हो कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है, तो वो काउंसिल भी नहीं बना सकता है, इसके लिए भी उसको पार्लियामेंट जाना होगा। यदि यही झारखंड वो अपने यहाँ से रिजोल्यूशन पास कर ले कि हम संथाल परगना को एक अलग स्टेट बनाने जा रहे हैं, वो भी नहीं झारखंड कर सकता है, उसके लिए भी उसको पार्लियामेंट की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बहुत सारे 368 है, आप न्यायपालिका की बात कर लिए, आप राज्यसभा की बात कर लिए, तो इतने सारे आपको अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भरे पड़े हैं कि आप इसको लिख के दे सकते हैं कि एकात्मक शासन पे ही बल दिया जा रहा है संविधान में अपेक्षा की संघीय तत्वों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है, विश्लेषण करें। अच्छा, एक चीज़ उसमें छूट गया पहला वाला क्वेश्चन में, एक है वो है स्टेट बिल के ऊपर वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर जो है स्टेट बिल के ऊपर गवर्नर लगा देते हैं। ये एक मजबूत चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि यहाँ की विधायिका कोई बिल पास कर लेती है असेंबली से और गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए भेज दे, तो गवर्नर को ये पावर है कि उस विधेयक को वो रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए। तो ये भी तो इस कहीं ना कहीं वो सिंगल वाला जो पावर है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। अब मान लो कि वो चाह ले, अभी मतलब आप कल्पना कीजिए पॉलिटिकली, क्योंकि प्रेसिडेंट वही होंगे जिनका पार्टी रूल कर रहा होगा, स्टेट में गवर्नर वही होंगे जिनका सेंट्रल में होगा। अभी वो चाहे नहीं कि यहाँ का कोई बिल पास हो। ये भी हो सकता है सर, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को हटा नहीं सकती, राष्ट्रपति को। हाँ, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी रख सकते हैं आप। ठीक, इन इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द एरा ऑफ बाई पार्टी लेड कोलिजन सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। अपोजिशन क्यों आवश्यक है? आप याद कीजिए वो दौर जब 545 लोकसभा में सीट है, 545 है, ठीक है, तो लगभग 55 चाहिए, 45, 54, 55। अपोजिशन के लिए कितना चाहिए? 1/10 माना गया है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन लोकसभा के रूलिंग में है कि लगभग 55 होंगे तो अपोजिशन के पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 81 है, ठीक है, तो 8 सीट कम से कम चाहिए आपको अपोजिशन ऑफ लीडर में आने के लिए, और ना हो तो अपोजिशन ऑफ लीडर का पोस्ट नहीं मिलेगा। जब अपोजिशन ऑफ लीडर का पोस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिसकी रिक्रूटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो तो रुक जाएगा। इसी कारण से 2015 के आसपास इस बिल में अमेंडमेंट किया गया। एक बिल आया था, केंद्र सरकार संसद में लाई थी कि ऐसे जहां भी यह लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक व्यक्ति के तौर पे आएंगे इस किसी भी नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, वहां पे उन्होंने लिख दिया कि लार्जेस्ट पार्टी का जो नेता होगा। तो इससे क्या होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन वाली सिस्टम खत्म हो गया। अब किसी को 8 आया नहीं झारखंड में, तो जिसको 7 आएगा, जिसको 6 आएगा, जिसको 5 आएगा, ये डाउनवर्ड्स ऐसे लार्जेस्ट बनते जा रहे हैं। तो 7 वाला वहां पे लीडर ऑफ पोजीशन में चला जाएगा, वो वहां पे जाकर के काम कर सकता है। जैसे सीबीआई की नियुक्ति, सीबीआई के डायरेक्टर की, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए ही चाहिए, सीएजी चाहिए ही चाहिए, तो इसको कोई हटा ही नहीं सकता है। सीआईसी की नियुक्ति, उसमें चाहिए ही चाहिए, सीबीसी में चाहिए ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे पोस्ट बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, या जो केवल एक फ्रेमवर्क के अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते हैं, उसको स्टेचुटरी बॉडी ऐसा है जहाँ पे कि विपक्ष के नेता की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी विपक्ष की आवश्यकता है। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में कि गठबंधन की द्विदलीय प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत अध्यात्मक शासन की ओर जा रहा है? अब सोचिए कि ये ना हो,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप चाइना से ले लीजिए, जहाँ पे कि सिंगल पार्टी रूल है। ऐसा नहीं कि चाइना में इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होता है वहाँ पे। एक ही पार्टी अपने 2 कैंडिडेट को खड़ा करती है और आपको चुनना है, मतलब मेजर गुड और द लोएस्ट गुड, या इसको सिंपल फॉर्म में कहिए सबसे खराब और कम खराब में से आपको चुन के बताना है। वो क्योंकि एक ही पार्टी के 2 हैं ना, जीतेगा तो वही दोनों में से कोई एक, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। और शी जिनपिंग ऐसा अमेंडमेंट कर लिए हैं संभवतः कि जब तक जीवित हैं तब तक वहाँ रहेंगे। पुतिन सर भी वही अमेंडमेंट किए हैं कि अभी तक तो 36 तक तो वो बने रहेंगे। अच्छा, वो अपने हिसाब से रसिया का संविधान बदलें। जब वो प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री को पावरफुल कर दिए, जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति के पोस्ट को पावरफुल कर लिए। तो इस हिसाब से यदि अपोजिशन हमारे पास रहेगा ही नहीं तो इस सरकार को बताने वाला कौन होगा। अब कुछ संसदीय परंपराएं ऐसी है जिसमें विपक्ष का होना जरूरी है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट कमिटीज, विपक्ष का होना जरूरी है। उसके बाद जो बहस होता है पार्लियामेंट में, आप कभी भी नहीं सुनते होंगे कि सत्ता पक्ष का कोई सांसद सरकार के खिलाफ बोलता हो, ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए ना। अभी बोलेंगे तो आपके एरिया में फंड ही नहीं भेजेगा, आपके एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होने देगा, क्योंकि AIS वाले लोग तो वही बैठे हुए हैं। दूसरा, अपोजिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब सदन में बहस हो रही हो और कोई मोशन लाना हो, कोई अमेंडमेंट लाना हो किसी बिल में, तो विपक्ष की ज़रूरत पड़ती है। जब आप पार्लियामेंट को पढ़ेंगे ना तो बहुत तरह का प्रस्ताव आता है, जिसमें एक होता है नीतिगत प्रस्ताव, एक होता है कटौती प्रस्ताव। इस तरह के प्रस्ताव में निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जब विपक्ष होगा ही नहीं तो इस तरह के मोशंस कौन लाएंगे? कोई नहीं। तो हमारे लिए विपक्ष जरूरी है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जितना गठबंधन का सरकार बन रहा है उस सेंस में विपक्ष कमते जा रहा है, ठीक। 2004 का समस्या देखिए, 2004 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेंट्रल में कौन थी? बीजेपी। सरकार बनी? नहीं बनी, सरकार नहीं बनी। 2000 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? बीजेपी। सरकार कितने पार्टी को जोड़ के बनाई? 22 या 23, ठीक है। तो उस समय कांग्रेस के पास कुछ सीट था, लेकिन 2014 में तो और ख़राब स्थिति थी। अभी जाकर के थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये पार्टी बढ़ गया। क्या 2014 में या 2019 की वर्तमान सरकार को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी? नहीं, लेकिन वो सपोर्ट के साथ है। जो सपोर्ट के साथ है वो मजबूरी में है, स्टेट में सरकार बनाना है इसलिए। लेकिन अगर यही 25 पार्टी मिल करके सरकार बना ले, ठीक है, 545 सीट है अपने पास लोकसभा में, 545 सीट है जिसमें 272 चाहिए, ठीक है। अब 272 में एग्जाम्पल लीजिए कि 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हों जिनके पास 5-5 सीट आया हो। 50 पार्टी ऐसी है जो 5-5 सीट आया हो, तो 250 इन्हीं के पास हो गया, ठीक। और कोई एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 12-13 सीट है, उसको बोलेगा भाई आओ तुम भी उप प्रधानमंत्री को जाओ, तुम भी बन जाओ। और इधर विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ा सीट ला करके देख रहे हैं मुंह कि अब हम क्या करें। एक कल्पना ये है। दूसरी कि ये 5-5 सीट वाले कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक। और इधर जो 2 बड़ा लार्जेस्ट पार्टी है वो सरकार बना ले, इनको कभी पूछेगा? कभी इनकी बात नहीं सुनेगा। तो दोनों ही कंडीशन में विपक्ष का होना जरूरी है। द्विदलीय सरकार हो, बहुदलीय सरकार हो या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार हो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ ऐसा है जहां बिना विपक्ष के काम चल ही नहीं सकता है। तो विपक्ष की भूमिका हर जगह महत्वपूर्ण है। क्लियर है कि विपक्ष क्यों चाहिए? अच्छा, आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, अगर विपक्ष के नेता बनने के लिए 55 सीट चाहिए तो लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? मेरा प्रश्न सुने थे? प्रश्न क्या पूछे हम? मेरा प्रश्न क्या था? कितना सदस्य चाहिए चलाने के लिए? हाँ, निकालना पड़ेगा ना, तो 545। क्यों? जब मैंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 चाहिए, तो इसके लिए भी तो चलाने के लिए उतना ही चाहिए ना।
तो कल भी मैंने वही कहा था, आर्टिकल 22(7) वाला पे जहाँ आप अटके हुए थे, मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन मैच नहीं कर रहा है। बात तो कल भी सही था, तो प्रश्न ठीक से सुने नहीं, आंसर जो दिए वो अत्यधिक बड़ा था। ठीक है, तो ऐसा कभी हुआ है कि सेशन ना चला हो? मतलब 55 सदस्य ना होने के कारण सेशन बंद कर दिया गया हो? अच्छा, झारखंड में कितने सदस्य चाहिए? 9 कैसे? 0.5 से ऊपर हो या 0.5 तब ना 1 जोड़ेंगे। यहाँ तो कम है, 12 तो मंत्रियों की संख्या है, यहाँ पे 8 चाहिए। एक बार झारखंड में ऐसा आया था कि 8 लोग भी विधानसभा के अंदर नहीं थे, तो विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई बंद कर दिए थे, तब जबकि सरकार में कम से कम 12 मंत्री यहाँ पे हो सकते हैं। तो झारखंड एक बार इस तरह का हिस्ट्री बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आपातकालीन प्रावधान पे टिप्पणियां लिखें। ठीक है, कि संविधान का इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, इस पे टिप्पणी लिखना है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हम लोग जानते हैं, ये 3 इमरजेंसी प्रोविजंस है। ठीक है, इसी के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है कि 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है, ये किस परिस्थिति में आएगा, ये किस परिस्थिति में आएगी और ये किस सिचुएशन में आएगा, इसी को एक्सप्लेन करना है। इसमें आप अलग से कोई भूमिका नहीं बना सकते हैं, ना कोई समीक्षा कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसका कंडीशन क्लियर है कि ये कब आएगा, 352 कब आएगा, सशस्त्र, हाँ, और युद्ध। क्लियर है? सब आदमी सहमत है? हाँ, यही आप उसको ऐसे कर सकते थे कि मूल संविधान में इन 3 शर्तों पे आर्टिकल 352 को लागू करने का प्रावधान था, जबकि वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह के जगह पे आंतरिक अशांति, इंटरनल सिक्योरिटी की बात ला करके 350 को लागू किया जा सकता है। इसको लागू करने का तरीका ये है, पहले आंतरिक अशांति पर लागू होता था, अभी सशस्त्र विद्रोह कर दिया है 44वां संविधान संशोधन 1978। गूगल हाँ करो भाई। आई मैं भी कंफ्यूज यार, मैं कहता हूँ कि मुझे भी कंफ्यूजन हो सकती है, बोलने में हम भी आगे पीछे हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सशस्त्र विद्रोह पहले था, उसको बाद में आंतरिक अशांति कर दिया। ठीक है, तब तक आप कीजिए, आगे बढ़े। तो ये बताना होगा कि ये किस प्रकार से आता है, इसका हमें करना होगा। 356 का क्या कंडीशन है? हाँ, राष्ट्रपति शासन कैसे है? कैसे? स्टेट गवर्नमेंट अगर ठीक से नहीं चल रहा हो, ठीक से नहीं चल रहा हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर का कोई एग्जांपल? अरे कैसे गिर जाए? तब ठीक है, आप हम गलत हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर कैसे होगा? किसके ऑर्डर को? केंद्र के आदेश की अवमानना करने पर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रीय शासन हेतु अनुशंसा कर सकता है। ठीक है। 365 के तहत। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है क्या? क्वेश्चन ये था, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर पे 356 आएगा। मैंने कोई एग्जांपल बताइए। उसका सिंपल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। पहला कि जब मनी बिल विधानसभा में गिर जाए, वोटिंग अगर हो और गिर जाए, ठीक है, तो सरकार खत्म हो जाएगी। दूसरा कि इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना ले, चाहे वो सिंगल मेजोरिटी वाली ही पार्टी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ सरकार बनाने के लिए कितना विधायक चाहिए? झारखंड की एग्जांपल ले तो सरकार बनाने के लिए 42। ठीक है, और किसी के पास 40 आ जाए, वो सरकार नहीं बना पा रही है,
तो एक स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट बाद में एक निर्णय में बोला था कि जरूरी नहीं है कि इनके पास फुल मेजोरिटी हो ही, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप शपथ दिला दीजिए और टाइम दे दीजिए कि मेजोरिटी आप प्रूफ कर दो। अगर उसमें मेजोरिटी प्रूफ नहीं करती है तब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम आ जाएगा, तब आर्टिकल 356 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 360 इसको लगाने का क्या प्रोविजन है, किस कारण से, माने क्या ऐसा स्थिति हो जाती है? इन्फ्लेशन 12% आ जाए तो सप्लाई कम हो जाए और डिमांड जो है किस चीज़ का? फूड प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट। तो उससे फिनांस का क्या है? फिनांस आई मीन कि फिनेंशियल इमरजेंसी का उससे क्या होगा? हम मनी का सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी में अगर कम हो जाए, हाँ, क्रेडिट मनी का सर्कुलेशन कम हो गया है तो मनी है ना मेरे पास कम है तो हम गरीब हो जाएंगे, तो उसमें फिनेंशियल इमरजेंसी कैसे होगी? फिनेंशियल इमरजेंसी मेरे लिए होगी या इस देश के लिए होगी? तो देश के लिए कब होगी फिनेंशियल इमरजेंसी? लोन ले लेगा वहां तक तो ठीक है, लोन को चुका नहीं पाएगा, ठीक है, रीपे नहीं है। जब भारत को देश से अगर ज्यादा ले लिया फंड पैसा, अगर उसको चुका नहीं पाया तो उस स्थिति में लग सकता है। दो कंडीशन समझिए कि आपके पास कोई इतना सामान नहीं बचा है जिसको बेच के आप कर्ज ले सकें, और आपका क्रेडिट ही खराब हो गया है, अब आपको कोई कर्ज दे नहीं रहा है, तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। यही दो स्थिति कंट्री के लिए भी अगर हो जाए कि कंट्री अब लोन लेने में सक्षम नहीं हो और कोई इसके क्रेडिट को देख के लोन देना नहीं चाहता हो, ठीक है, हम अपना कुछ गिरवी रख नहीं पा रहे हैं और मेरी क्रेडिट इतनी ख़राब हो गई कोई मुझे दे नहीं रहा है, तभी फिनेंशियल इमरजेंसी आएगी, और अभी तक इंडिया में वो नहीं हुआ है। तो ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन डाल दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इस पे कमेंट लिखना है, और प्रेशर ग्रुप क्या है, इस पे कमेंट लिखना है। पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टी, कैसे बनता है, ठीक है। एक तो वो हो गया, तो ये आपका राइट है, कहाँ, हाँ, ये बताना होगा, ठीक है, कि हम कोई भी यूनियन बना सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया एक्सप्लेन करने का कि समूह मिल करके एक यूनियन बनाएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 19(2) में। फिर हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन का जो ड्यू प्रोसेस है उसे पूरा करने के बाद हमें स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल मिल जाएगा। तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके फंक्शन को लिखना है, जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी केवल और केवल चुनाव ही लड़े, आप यदि कोई यूनियन बना लेते हैं चाहे पॉलिटिकल पार्टी के नाम से ही हो, तो आप सोशल एम्पावरमेंट का भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि चुनाव लड़ना ही पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ऐसे बनता है पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए है। एक और काम के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनता है जो आप लिखिएगा नहीं, केवल समझ लीजिए, वह है ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन और ADR की रिपोर्ट है कि देश में 2000 से अधिक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जिनके पास 3000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा है उनके फंड में, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। और पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलने का कुछ तरीका ऐसा है कि हमें और आपको पता ही नहीं चलता है कि उसको पैसा मिला कैसे, ठीक है। वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी कुछ कंडीशंस ही ऐसी है। तो हम यूनियन बनाने का अधिकार जो 90 का 3 में 3 लिखिएगा, जिसमें भी हो वो, 3 में है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, उसमें जिसमें भी हो। मैंने कल ही कहा था कि वो मुझे याद नहीं रहेगा कि कहाँ पे है। तो एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ पे है, दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रोसेस क्या है, और तीसरे स्टेप में जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या काम हो सकता है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसी का एक सब पार्ट है कि प्रेशर ग्रुप क्या है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? सर चुनाव में भाग लिए बिना सरकार पर दबाव डालना, दबाव समूह कहलाता है, ठीक है। एक तो वो हो गया कि आप वो बात कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा सोसाइटी के तौर पे बताइए कि किसी भी सामाजिक कार्य के लिए भी प्रेशर ग्रुप होता है। 10 लोग मिल करके बगल में जुलू पार्क है, यहाँ GM के यहाँ चले जाइए,
कि मेरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो जीएम शायद मान भी जाए कि हाँ ठीक है बना देना है। अकेले आप जाइएगा तो शायद मिलना भी नहीं चाहेगा, और लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं हेड सेट बेट लगा करके तो बात सुन मिलेगा। तो प्रेशर ग्रुप के एग्जांपल्स हम लोगों ने कल बात किया था कि आप वो जो कार से मुर्गी टकराता है और 5 लोग सड़क पे आ जाते हैं, वो भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है। भले ही वो शॉर्ट पीरियड के लिए काम करे, लेकिन प्रेशर ग्रुप है। जितने भी सोसाइटीज़ बनते हैं जिसको आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो एक प्रेशर ग्रुप है। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्टर्ड होते हैं। मीडिया का भी प्रेशर आता है, बिल्कुल आता है। जब आप ट्वीट करके सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया का भी प्रेशर ग्रुप है, वो भी होगा। अभी किसी चीज़ पे आप एग्जाम्पल लीजिए ना, एग्जाम्पल है मैं बता दे रहा हूँ। रांची से निकलने वाली कोई एक अखबार लगातार रांची में जितना सारा तालाब था ना, उसके सूख जाने का या उसके ऊपर इंक्रोचमेंट होने का रिपोर्ट कंटिन्यू देने लगी। और जब वो लगभग 15-20 तालाबों का रिपोर्ट जमा हो गया, हर दिन के अलग अलग दिनों पे वो रिपोर्ट आती थी, तो उसने क्या किया कि एक दिन वो सारे रिपोर्ट को कलेक्टिवली एक दिन अखबार में छापा। अब हाईकोर्ट इसको सुओ मोटो एक्शन ले लिया और बुलाया सचिव को, डीएम को, बोला कि भाई रिपोर्ट दीजिए, रांची में कितने तालाब थे बिफोर रांची झारखंड बनने से पहले, और झारखंड बनने के बाद उन तालाबों की क्या स्थिति है। ठीक है, इसके बाद अखबार में वो न्यूज़ कभी नहीं आया कि उस पर क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आया, क्या हाईकोर्ट एक्शन लिया। मैं नहीं पढ़ पाया होऊंगा, इस बात को मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे नज़र से स्लिप कर गया, मैं ही अंधा था, मैं नहीं देख पाया अखबार में। अभी भी जामताड़ा में जो शुक्रवार को बंद चल रहा था तो वो भी तो एक प्रेशर है ना कि उस न्यूज़ को कंटिन्यू लाया जा रहा है, तो सरकार पे प्रेशर बनती है। तो मीडिया भी प्रेशर बनाती है, लेकिन मीडिया के प्रेशर में कभी कभी बैसनेस रहता है कि हो सकता है वो अपने फ़ायदा के लिए या ऐड लेने के लिए कर रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब ऐसा ही होता हो। कुछ न्यूज़ तो ऐसा होता है जो मास के लिए होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है। तो प्रेशर ग्रुप्स जितने अलग अलग प्रकार के हैं, उनका फंक्शन भी उतना अलग अलग प्रकार का है। आंदोलन कर रहे हैं, राइट फील सारा। अब जो यूनिवर्सिटी के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो कभी भी आपका ट्रांसफार्मर बनवाने के लिए तो नहीं आएंगे। वो यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिकल पार्टी का विंग का जो स्टूडेंट यूनियन है, वो वहीं के लिए आएगा ना कि सर ये इस ब्रांच के ऊपर एक पीपल का पेड़ निकल गया, उसको उखड़वा दीजिए। एग्ज़ाम समय पर नहीं हो रहा। आपको पता है मगध यूनिवर्सिटी है बिहार में, 6 साल में डिग्री की कोर्स दे रही है सर, 6 साल में। परसों एक लड़की को इसरो ज्वाइन करना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका निकल चुका है। उसके पिताजी कल ट्वीट कर दिए हैं कि भाई एक मेरी बेटी, एक मेरी पत्नी और मैं 3 जगह पे हम लोग धरना देंगे, एक राजभवन के सामने, एक मुख्यमंत्री आवास के सामने और एक कुलपति आवास के सामने। 3 है, तीनों जगह के हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे। ये तीनों अलग अलग जगह बैठने के जब ये न्यूज़पेपर में आया तो ये ट्विटर पे ट्रेंड किया कि मगध यूनिवर्सिटी 6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री दे रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गबन के आरोप में 1.5 साल से फरार हैं, अरेस्ट हो गए हैं, नया वीसी कोई आया नहीं है। ये केवल उसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बिहार में एक और यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, वहाँ भी 5 साल में मिल रहा है। तो जितना भी वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है उनका वो हाल है। तो कॉलेज का जो स्टूडेंट यूनियन है, वो अगर प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा तो वो केवल यूनिवर्सिटी लेवल का करेगा। तो प्रेशर ग्रुप अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन काम सबका वही होता है, कोई ना कोई सोशल रिफॉर्म के लिए ही काम करते हैं। तो ये है आपका प्रेशर ग्रुप का एक्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो हमारा बात आज केवल पीए तक का है, सॉरी पॉलिटी तक का है। अब कोई और क्वेश्चन बच गया हो आपके मन में, फिर कल वाली बात है 1 to 395, और भी कहीं से कोई क्वेश्चन हो मन में तो ज़रूर पूछिए। कुछ भी क्वेश्चन का फॉर्म बस ऐसा रखिएगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हो। सर, सरकार का कोई आदमी मतलब कोई समूह मिलकर दबाव तो बना सकता है? हाँ बना सकता है, सरकार के भीतर का भी बना सकता है, क्योंकि सरकार वेतन वाली बात नहीं, सरकार के भीतर भी सरकार के विरोधी होते हैं, सरकार के अंदर भी सरकार के विरोधी होती है ना। आप 3 टर्म से किसी की सरकार चल रही है, आप लगातार मिनिस्टर बने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप मिनिस्टर बने जा रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट के जो कुछ अंदर में गलत हुआ पड़ा होगा
ठीक है, उसको बाहर कौन निकालेगा? अंदर का आदमी। वो निकाल के मीडिया को दे देगा, मीडिया छापेगा, आप हट जाएंगे। तो प्रेशर वहाँ भी बनता है। आप अगर सही तरीके से नहीं मानते हैं तो उसका तरीका गलत कर लिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस में हुआ है कि भाई ये सरकार में ये व्यक्ति 4 MP या 10 MP को नहीं पसंद है तो वो उसके खिलाफ लॉबिंग कर देते हैं, हट जाते हैं। आप अक्सर हाँ सुनते होंगे कि ये व्यक्ति ये पद पे जाने वाले थे मिनिस्टर का, लेकिन इस कारण से नहीं जा पाए क्योंकि उनके खिलाफ पार्टी के ही कुछ लोग थे। तो वहाँ भी प्रेशर ग्रुप है। एक्चुअली उसको लॉबी कहा जाता है। ये इस काम के लॉबी के खिलाफ है, ये इसके सपोर्ट में है। दबाव समूह का तो हित होता है ना, वो तो हित से ही काम करता है ना। अब आप यहाँ से 50 आदमी निकलिए और सामने जो PTC ग्राउंड में मैं आ रहा था, मैंने देखा कि 4-4, 5-5 फीट के उसमें ग्रास निकले हुए हैं। अब मॉर्निंग वॉक करने के लिए किसी को उसमें जगह नहीं मिलेगा। और 50 आदमी अगर मॉर्निंग वॉकर 60+ एज के लोग चले जाएं इस ग्राउंड के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके सामने, उनके ऊपर प्रेशर आएगा ना। उसमें से 2 व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर हो और वो RTI करके पूछ ले कि इस PTC ग्राउंड के मेंटेनेंस पे कितना रुपया लगा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर प्रेशर आएगा ना। तो वो दबाव समूह का एक हित है ना, वो किस हित में काम कर रहा है? PTC ग्राउंड को साफ करवाने के लिए, वही है। मतलब आइदर हमको उसके फेवर में बात करना है कि यस किसके इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जा हाँ बिकॉज ऑफ दिस बाई पार्टी, तो इसके फेवर में हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ हम जा रहे हैं या तो अगेंस्ट या नहीं जा रहे। तो आपके अकॉर्डिंग आप जहाँ तक समझे, आई एम नॉट रॉन्ग, आप बताएं कि प्रेसिडेंशियल ये क्या नाम है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का, इसके होने के ये फायदे हैं, होना जरूरी। तो ये हम कहाँ बता रहे हैं कि मतलब हाँ इस डायरेक्शन में मतलब जा रहा है कि नहीं होने का जब फायदा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। मतलब अभी ये क्वेश्चन है सर कि जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोएलिशन का। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जा रहा है, उसके समर्थन में तर्क मांग रहा है क्या? हाँ, वही हम एनालाइज में लिखा है, इसका मतलब सर क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। इसी में पहले एनालाइज जो है नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एन एरा ऑफ बाई पार्टी लेड कोएलिशन सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। यानी कि हम नहीं, वो हिंदी में नहीं बताइए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ इसका मतलब आइदर हमको सपोर्ट करना है या नहीं। सर, पूरे स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब कि क्वेश्चन जिसने लिखा है वो उसको क्वेश्चन मार्क के तहत दे रहा है कि ये सही है या गलत है, इसका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, हर साइन का अपना एक इम्पोर्टेंस है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं केवल लिख रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ और क्वेश्चन मार्क में दे दूँ, ठीक है। सिंपल आपको घर में कहा गया कि केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक आपसे सीनियर है, केवल उसने मुंह से एक सेंटेंस निकाला, पानी दो। इसमें कोई आदेश है क्या? नहीं ना, इसमें रिक्वेस्ट भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने तो केवल कहा पानी दो। पूरा सेंटेंस क्या है? तुम मुझे पानी ला के दो, है ना। अगर सीधे आप इंग्लिश में किसी को कहते हैं ना शट द डोर, कोई तो है वहाँ पे जिसको आप कह रहे हैं कि यू शट द डोर। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क किसी क्वेश्चन में लगा दिया गया है तो अब तो उसको आपको दोनों चीज़ बताना है ना, कि ये सही है और ये गलत है। आपका तो दोनों तरफ से डिस्क्राइब करना होगा आपको। केवल वो आपका ऐसा तो नहीं है कि फुल फॉर्म में लिख करके एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है कि बताइए ये सही है कि गलत है। हमारा आंसर क्या रहेगा? हाँ मतलब जा रहा है, बिल्कुल जा रहा। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए, उसमें विपक्ष की भूमिका ऐसी होती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ? आप आगे पढ़ाइएगा ना तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहेगा पढ़ाने का? पहले पीटी,
फिर मेंस लिखवाइएगा, नोट दीजिएगा, क्या है? आप कैसे पढ़ना चाहते हैं? आप लिख करके पढ़ना चाहते हैं या नोट्स लेके पढ़ना चाहते हैं? नोट्स लेके पढ़िएगा तो वो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ होगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, नोट्स ले या ना ले, आप घर से बुक पढ़ के आएँ। जैसे मैंने कहा कि चलो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 to 4, आप पढ़ के आएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो समय आपका बचेगा, समय मेरा भी बचेगा। क्योंकि आप जब पढ़ के आएंगे ना तो आपके मन में क्वेश्चन बना रहेगा। पहला चीज़, एक लाइन और जब आप पढ़ के आएंगे तो आपको एटलीस्ट 30-40% तो याद रहेगा कि आज हमने 4 आर्टिकल को पढ़ के जा रहे हैं, इस पर कल डिस्कशन करना है। तो एक तो क्वेश्चन बना आएगा आपके मन में, और जब मैं यहाँ पे पढ़ा लूँगा, उसको एक्सप्लेन कर लूँगा, तब जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको समझना बहुत आसान रहेगा। अब बोलिए। मेंस का मेनली पूछ रहा था। मेंस का क्वेश्चन सर मेंस का भी नोट्स आपको पहले मैं दूंगा। पीटी के साथ सब मिक्स हुआ। नहीं, पहले पीटी ही होगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट ही जब क्लियर ना हो तो मैं मेंस कैसे पढ़ा दूँ? कंसेप्ट जरूरी है। तो सर मेंस जब पढ़ाइएगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पढ़ाइएगा सब या सिलेबस? सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट होगा। स्ट्रक्चर कैसे हो आंसर का वो समझ नहीं आता। बिल्कुल, तो सिलेबस के हिसाब, हाँ सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर है। और सर आप जब पढ़ाइएगा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल एक कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म वाला ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। संविधान के आपातकालीन प्रावधान, ठीक है? क्योंकि ये एक अलग चैप्टर के तौर पे इसको लेते हैं। आर्टिकल 352, 356 एंड 360, इस पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं? ये 4-5 क्वेश्चन होंगे और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। यही तो है। तो इसमें क्या हो गया कि एज पर सिलेबस क्वेश्चन आंसर फॉर्म आपके साथ हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही नेचर के अलग अलग नज़रिए से पूछे जाते हैं। जैसे पीटी के क्वेश्चन में आपने देखा ना कि 42nd अमेंडमेंट से कौन से वर्ड इंसर्ट किए गए हैं। 6 जेपीएससी में 2 था, 7th में 3 कर दिया। अगला बार हो सकता है कि वो तीनों लिख करके पूछ दे कि ये किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए हैं। क्वेश्चन वही है, बस उसके फॉर्म्स को, नेचर को बदलते जा रहा है। अलग से क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो एज पर सिलेबस क्वेश्चन आंसर फॉर्म होगा, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट जरूरी है। अगर आप पहले से पढ़े हुए पीटी, इट्स गुड, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है। पीटी ही आपका कंसेप्ट है, अगर वही क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। सर हमें खुद से जो पढ़ के आना होगा तो बुक आप दीजिएगा या कहीं से दो कंडीशन है। एक तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंटेड, ठीक है? उसका भी 2 कंडीशन हो सकता है, या तो मैं पूरा एक बार में दे दूं या कल जो पढ़ के आना है उसको आज दे दूं। पूरा ठीक रहेगा। मैं बोलूं? हाँ, तो वो मैंने कहा कि दोनों कंडीशन है, या तो कल जो पढ़ के आना है वो मैं दे दूं या मैं पूरा एक बार दे दूं। ये 2 चीज़ हो गया। आपको तब भी लगता हो कि इस नोट्स में ऑब्वियस बुक से कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि आप जो बुक को भी पढ़ेंगे, अगर आप लक्ष्मीकांत को प्रीफर करते हैं तो लक्ष्मीकांत पीटी मोड में नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ चीज़ आपको लगेगा कि ये पीटी वाला नोट्स में कम है। एक्चुअली वो तो है मेंस टाइप का नोट्स बुक, तो आपको पीटी में कम लगेगा। और लेकिन आप उसी को उठा के ले जाएंगे लूसेंट से कंपेयर करने, तो मेरे नोट्स में लगेगा कि लूसेंट वाला में कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड कर दें, और आपके पास जो घर में बुक है उस दोनों को आप ज्वाइंटली पढ़ के आइए। उससे फ़ायदा होगा कि आपके पास पूछने के लिए प्रश्न बहुत होंगे और मुझे समझाने में कम समय लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ के आ चुके होंगे। और कुछ? किसी का और कोई क्वेश्चन? आप देख रहे हैं? अरे नहीं, अच्छा है, मतलब पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है ना। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए ही हूँ ना। स्टार्टिंग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, 1773 के चार्टर एक्ट से, क्योंकि संविधान बनना की जो शुरुआत है ना अपने देश में, कानून आया कहाँ से, तो वो 1773 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है? सारे लोग अलग अलग बोल रहे थे, तो एक तरह से यही सोचे कि वो लोग उस चीज़ में प्रॉब्लम हुआ हुआ था, तो उस चीज़ के लिए बोल रहे कि हाँ सब वो चीज़ बनाएगा, लेकिन मेनली सारे
नहीं, शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, एक्ट ऑफ 1770, चार्टर एक्ट 1773 से ही होगा। ठीक है, सॉरी चार्टर नहीं, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही शुरू होगा। ठीक है, अब क्या है, रेगुलेटिंग और चार्टर वर्ड में भी फ़र्क है। ठीक है, रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि आपको मैंने कह दिया ये कर दो, इट्स लाइक द रेगुलेटर ऑफ फैन। और चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, कि मैंने आपको ये अधिकार दिया है, अब आप इसके जुडिक्शन में पूरा काम कर सकते हो। तो वो रेगुलेटिंग है, ये चार्टर है, दोनों में अंतर था। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तुम दोनों चले गए हो, अब हम नियम बना रहे हैं और हम ही शासक हैं, हम काम करेंगे। ये उस प्रकार से है। क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर कैसे लिखना है कि सिलेक्शन हो जाए। सर आप मेरे 3 घंटा के मेहनत को चाह रहे हैं कि मैं 5-7 मिनट में फिर समिराज करूं, ये थोड़ा कठिन नहीं कर रहे हैं आप? मैं 3-4 घंटे से तो हम लोग यही बात कर रहे हैं। आंसर का फ्रेमवर्क कैसा हो सर सॉरी सर, मतलब आप अकेले मिलिए, मैं बता दूंगा, लेकिन फिर से वही सारा चीज़ मैं समझाऊं जो पिछले थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम लोग अकेले आप मिल सकते हैं, बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबके लिए फिर से वही चीज़ नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पीछे से? नहीं, ये तो डिसाइड कर लिया जाएगा, लेकिन पहले शुरू होगा पॉलिटी है। ठीक है, क्योंकि पवेड का जो पीटी है ना, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसका मेंस ही हो सकता है, या कोशिश करेंगे दोनों को क्लब कर दे एक साथ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? कैसे इंटीग्रेटेड करेंगे सर? पीटी पे तो आंसर राइटिंग नहीं होगा ना, मैं नहीं ना सर, तो फिर जब कंसेप्ट ही लोगों का क्लियर नहीं होगा। अच्छा चलो, मैंने 1 to आर्टिकल 4 पढ़ाया, इसमें मेंस के लिए मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा आपको? सर ये नहीं सर जो कॉमन है क्वेश्चन, जैसे पीटी का सिलेबस जो ये कॉमन है मेंस में भी वो क्वेश्चन है। पीटी का कोई सिलेबस नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी, दैट्स इट। आप मेंस में आपका सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन पीटी में पढ़ेंगे ना आप, 5 to 11 स्किप तो नहीं कर सकते हैं। पीटी के साथ हम यही करेंगे कि आप पीटी में जितना पढ़ेंगे उसके लिए जो आपका क्लासरूम टेस्ट चलता है वो तो चलता रहेगा, वो टेस्ट मेरा अपना अलग होगा। ठीक है, जो इस इंस्टीट्यूट से क्लास टेस्ट आपका होता है ना, हर सब्जेक्ट के कुछ भी चैप्टर के बाद, वो तो होगा। मेरा टेस्ट मेरा पर्सनल होगा, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उस दिन मैं यहाँ रहूँ ही, मैं अपने रांची से बैठ करके टाइप करके पीडीएफ में सर को उपलब्ध कराऊंगा, वो प्रिंट आउट करके आपसे टेस्ट ले लेंगे। तो मेरा टेस्ट पीटी का मतलब मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा उसका मेरा टेस्ट पर्सनल होगा, इसको आप ध्यान में रखिए। वेदर इट इज़ पीटी और मेंस, इंस्टीट्यूट का टेस्ट अपना है, मेरा अपना टेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम आप यहाँ से इतना पढ़ के निकले टेस्ट देने के बाद ना, कि क्वेश्चन देखने के बाद बस शुरू हो जाएं, रुकना नहीं है। और वो एक ही चीज़ हो सकता है टेस्ट से। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में केवल आर्टिकल 1 पे कितना क्वेश्चन हो सकता है। 2, 3, 4, 5 मैं 10 क्वेश्चन बना दूंगा। तो कुछो वाला मेरा नहीं है, कुछो वाला मेरा नहीं है। मैंने पहले दिन के क्लास में कहा था कि राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ा गया, ये एक न्यूज़ था केवल आपके लिए, छोड़ दिया, एक न्यूज़ था। मेरे लिए वो पॉलिटिकली एनालिसिस करना था कि किस आधार पे छोड़ दिया। कोई हिंदी अखबार में नहीं मिला, वो छोटा सा था हिंदी अखबार में, एकदम छोटा सा लिखा हुआ था, एकदम छोटा सा था कि राजीव गांधी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया गया, ऐसा ऐसा नाम वगैरह था, ये था। फिर जाकर के मुझे खोजना पड़ा कि भाई क्या किया सुप्रीम कोर्ट, क्यों छोड़ा। तब पता चला कि क्या राज्यपाल का अधिकार था, उसने कैसे अपने अधिकार का पालन नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में पहले दिन मैंने आपको बताया था। तो जो आपके लिए केवल एक न्यूज़ होता है ना, उस पर हमको सोचना पड़ता है कि ये किया क्या। ये खैर अपना अपना इंटरेस्ट है कि ये होता कैसे है। तो मेरा इंटरेस्ट था, मैंने जाना, तो मेरे पास क्वेश्चनों का ढेर है। अगर आपका अखबार आज का देखे हैं,
कोलकाता में किसी के यहाँ ईडी का रेड पड़ा है, ठीक है, कोई मंत्री के नज़दीकी के यहाँ, तो बंडल बंडल में नोट मिला है और कुछ नोट जो था वो भूसा की तरह रखा हुआ था, 2500 का नोट। तो इसी तो पॉलिटी का ना टेस्ट के लिए क्वेश्चन मेरे पास उसी तरह रखा हुआ है, हर टॉपिक का अलग, कंबाइंड अलग, सब कुछ है। बस आप जितना पढ़ोगे उतना देंगे, जितना मेहनत कर लो। तो टेस्ट के 2 कैटेगरी है, याद रखिए, एक जो क्लासरूम टेस्ट आपका यहाँ होगा, एक जो मेरा पर्सनल टेस्ट होगा, और दोनों क्वेश्चन मैच नहीं करेगा कभी, ठीक है। और पीटी मेंस दोनों में होगा। एग्जाम में दोनों में से मिला करके क्वेश्चन आएगा, दोनों में से मिला के आएगा, ठीक है। तो आज खत्म करें, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए ठीक है, थैंक यू।